हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स। राधे गुप्ता आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल्स में। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा उसी इंडियन कंडक्ट 1872 के थर्ड यूनिट, जो आपको 6 में से आज आपको मैं तीसरा कराने वाला हूँ। और ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, और तो आपको टाइम तो लगेगा ही, आपको हर एक वीडियो में तक बोलते रहता हूँ। फिर भी दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कंट्रैक्ट, इस यूनिट में भी आपको हो सके तो 3-4 लेक्चर तो इसमें ही लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा लंबा, इसमें बहुत सारे इसमें बात दे रखे हैं, कवर कर लेता है। इसके आने वाले जो 3 यूनिट हो गए और 4th यूनिट हो गए, ये दो थोड़ा लंबा चलेगा लेक्चर में। बट वो 5th 6 है, वो छोटे छोटे चैप्टर है, वहाँ पर आपको काफ़ी कम समय लगेगा पढ़ने के लिए। तो इसलिए अभी से आप इसमें ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि आप मैं इसलिए पहले बता देता हूँ कि वीडियो से पहले कि आप देख सके कि हाँ, कौन ज़्यादा कैसे क्या इम्पोर्टेंट है। मैं मेरा एक एक बात आपको ध्यान से सुनना है। तो इतनी बात करते हुए चलिए दोस्तों, जो नए मतलब दोस्तों अभी जुड़े हुए चैनल्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को दबा देना, कि ताकि आपको वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए। तो चलिए, मैं आप चलते अपने स्टडी मटेरियल पर। तो अदर इसेंशियल एलिमेंट्स में आते क्या क्या है देख सकते हैं आप। चार्ट पहले, सबसे पहले अगर आप किसी भी टॉपिक पढ़ते हैं, तब सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो फिर आप कुछ नहीं जान पाओगे। तो यूनिट आते ही वहाँ पर आपको लिख रखा हुआ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट में देख सकते क्या क्या मेरे को इस यूनिट के अंदर कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा बात सारी इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, वो तो मैं आपको पढ़ाते समय आपको मैं बता दूंगा। बट ये चार्ट के अनुसार आपको कि क्या क्या पढ़ने पर ये तो पता आपको चल जाए। तो पहली बात क्या है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सपेक्टिकुलर बर्ड्स। दोस्तों, मैं आपको शायद सेकेंड लेक्चर में आपको मैं इसेंशियल एलिमेंट्स से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या क्या है आपको मैं वहाँ पर बता रखे थे ना। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट if they are made with free consent of the parties, competent to contract means capacity to contract, फ्री कंसेंट उसमें आ जाते हैं। तो आपको इसेंशियल एलिमेंट से पहले जो आपको मैं बता रखा था वही है। तो आप एक बार इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट साथ में दे रखा है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड। मेरे साथ अब अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आप स्टडी मटेरियल लेके बैठेंगे, ताकि आपको सारे एक एक पॉइंट समझ में कहाँ से क्या बोल रहा हूँ। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहते हैं, मेजर आता है, साउंड बैंड उसमें पढ़ना पड़ेगा क्या होता है, नॉट डिस्क्वालीफाइड क्या होता है, फ्री कंसेंट देख सकते हैं, नॉट कॉज बाय क्या क्या नहीं होना चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए, अनडिफ्लेंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक। अब फिर भी बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगता हो, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली नॉलेज आपको नहीं हुआ तो आप नहीं पढ़ पाओगे। थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे होता है कि याद करने का भी इतने सारे पढ़ना पड़ता है, लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए हर चीज़ के। तो आपको चार्ट के आधारित आपको सारा समझ आएगा कि इसेंशियल में सब वैलिड कंट्रैक्ट होता क्या क्या है। तो पहले आता है क्या, अपना कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहते क्या, मीनिंग उसका है क्या। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 11 इसको डिफाइन किया गया है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट who is the age of majority according to law which is subject and who is of sound mind and not disqualified from contract any law by to which is subject। competent to contract क्या कहना चाह रहे हैं आपको वहाँ, जो ये देख सकते हैं गाइज, जो ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कहते हैं, मेजर, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए। तो हम उससे क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे।
आपको हर एक सेक्शन के भी एनालिसिस आपको देखने की मिला कि हाँ ऐसे भी आप लिखोगे थोड़ा पॉइंटली तो आपको बेहतर भी दिखता है और कॉपी में, और बेहतर मार्क भी देने में। एग्जामिनर का क्या होता है कि जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, आपको पता ही होगा कि अगर आप फ्रेश लिख रहे हैं तो आपको मार्क देने में कोई हिचकाच नहीं होता है। अगर ये ऐसे सेंटेंस में अगर चलो छोटा प्रोविज़न है तो लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अच्छे लिखना ज़रूरी है। तो उसमें आपको दे सकते हैं दोस्तों एज ऑफ मेजोरिटी। एज ऑफ मेजोरिटी आपको दिख रहा होगा, जो एनालिसिस सेक्शन 11 के नीचे ए नंबर में एज ऑफ मेजोरिटी इन इंडिया, द एज ऑफ मेजोरिटी इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन मेजोरिटी एक्ट। जो आप इसमें तो आपको इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 सॉरी आपको दे रखा है। ये तो नहीं है कि आपको हाँ क्या ये भी पढ़ना है ज़रूरी है, बट आपको समझना बिल्कुल पड़ेगा कि हाँ ये जो क्या दे रखा है नीचे पढ़िए आप मेरे साथ साथ। एवरी पर्सन्स डोमिक्लाइड इन इंडिया शैल अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन द कम्प्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट बिफोर। एज ऑफ मेजोरिटी में मेजर माइनर तो आपको पता है कि मेजर जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, हम मेजर बोलते हैं। तो एज ऑफ मेजोरिटी बीइंग 18 ईयर्स ऑफ पर्सन लेस दैन दैट एज इवन बाय डे वुड बी माइनर फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या होता है अगर मेजोरिटी से नीचे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो फिर आपको क्या क्या होगा वो नीचे आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। लॉ रिलेटिंग टू माइनर एग्रीमेंट पोजीशन ऑफ माइनर। अगर मेजर मीन्स 18 से अगर नीचे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आप एक एक पॉइंट आप आगे बढ़ते रहिए मेरे साथ। लॉ रिलेटिंग माइनर एग्रीमेंट पोजीशन मारे 1 नंबर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज void एविनोस। पहले आपको बता दिया अगर माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होते हैं, void होते हैं। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट विथ और बाय माइनर इज void फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल से बेहतर आप तो ऐसे समझ सकते हो कि हम माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करने होता है, बट फिर होते कैसे, क्या क्या प्रोविजन है वे देखना वो ज़रूरी है। तो मोरी बीवी वर्ष धर्मदास घोष 1903 के ये केस हुआ था, फाइल किया गया था कोर्ट में, तो ये केस बना था। देख सकते माइनर बोरो कितने ₹20,000 फ्रॉम बी एंड एज सिक्योरिटी फॉर सेविंग टू मोटर्स इन हिज फेवर। बिल्कुल ही बिकेम अ मेजर फ्यू मंथ लेटर एंड फाइल सूट फॉर डिक्लेरेशन। क्या हुआ था कि मतलब उसने एनएफबी को क्या दिया था, पैसे, बट क्या हुआ था कि कुछ ही दिन बाद वो क्या होने वाला था, मेजर। कुछ ही दिन बाद क्या होने वाला था, वो मेजर हो गया। तो उसने क्या किया, फाइल शूट कर दिया कि हाँ कि अब तो पैसा मिल जाएगा, अब तो मेजर हो गया। बट उसने तो कॉन्ट्रैक्ट माइनर में कर रखा था ना। तो ये बताओ आप, उसने तो मेजर हो गया, आपने बताया कि अब अगर मेजर हो गया तो फिर आपको देना पड़ेगा। तो भाई आप समझो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस टाइम तो क्या था, माइनर था। ये थोड़ी पता था कि हाँ चलो मेजर बनने के बाद में हम इससे पैसा, आप ये कंसेप्ट से नहीं जा सकते ना। इसलिए क्या बताया था, इट वाज हेल्ड एट मोटिव बाय माइनर वाज फुड एंड वाज नॉट इंटेंडेड टू रीपेमेंट ऑफ मनी। क्योंकि अगर कभी भी माइनर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो आपको सारे बात बहुत जानना ज़रूरी होता है कि हाँ इस केस में हम फंसेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void। वो पेमेंट के लिए कोई ये रेडी मतलब नहीं होगा। चलो आपको दिखाते हैं दोस्तों दूसरी पॉइंट। आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का भी डायरेक्ट में याद आते हैं। डिफाइन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और लॉ रिलेटिंग टू एलिमेंट ऑफ माइनर पोजीशन में क्या होता है। तो ये रहा आपको जितने पॉइंट हैं, पॉइंट कम से कम आपको आना चाहिए। अंदर थोड़ा थोड़ा बात अगर प्रोविज़न आप समझ रखे तो लिख सकते हैं। इसलिए तो मैं आपको बोला कि एग्जाम्पल बेहतर समझाऊंगा आपको। नो रेटिफिकेशन आफ्टर रिटर्निंग मेजोरिटी।
I cannot ratify the agreement and attaining majority. The original agreement is void. Evidence and void agreement can be never ratified. तो देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 में होगा आपको एक्स माइनर मेक्स अ प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ वाई। बिल्कुल किसके नेम ऑफ किसके वाई, एक्स वाई तो पार्टी है। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही कैन नॉट रेटिफाई इफ मेक्स न्यू promissory note in place of old one. Here the new promissory note which executed after attaining majority also void being without consideration. बिना कंसिडरेशन के भी क्या होता है, void हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माइनर कैन बेनिफिशियरी कैन बेनिफिट आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कभी भी माइनर अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बेनिफिट के लिए। आप कभी भी मत सोचना कि हम आप चलिए आप थोड़ा गांव की ही बात कर लेते हैं। देखते हैं ना कि दुकान में जाते बच्चे से बोलते हैं कि हाँ मेरे पापा ने ये मांगा, मतलब बहुत सामान उसको देते रहते हैं। और अगर बाद में पता चलो कि ये तो घर के लिए सामान ही ले जा रहे हैं, ये तो और कुछ ही मतलब घर के नाम से बहुत सारे खर्चे कर लिए, क्या हम इसके ऊपर फाइल शूट करके बियर कर सकते हैं? अगर उसका फैमिली एग्री है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो सारे आपको पहले जाना जरूरी होता है। इसलिए मैंने कभी भी क्या होता है, बेनिफिट आउट ऑफ ओनली बेनिफिट के लिए आता है। यही बात आपको बता रखे इस 3 नंबर पॉइंट में सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 92। वहाँ पर भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 30 में डिफाइन कर रखा है इसको। तो आपको यही है, समझा दिया आपको बहुत अच्छी तरीके से। 4 नंबर आता है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, बिल्कुल लायबिलिटी फॉर नेसेसरी। देखिए ये पॉइंट सब आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फार इन्फोर्सेबल। दोस्तों को मैं ऐसे आपको पढ़ा ही रहा हूँ, और उसके बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। और जो पॉइंट अगर नहीं समझ सके तो वहाँ पर मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के आपको वहाँ पर समझा दूँगा। और काफ़ी केस स्टडीज़ बहुत सारे का दिक्कत होता है, तो आप वो कमेंट करके ये वाला केस स्टडी थोड़ा अच्छे से समझा दो, बिल्कुल मैं समझा दूँगा। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है 7th नंबर। नो इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप, माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एजेंट बन सकता है माइनर, बट पेरेंट और गार्जियन नहीं बन सकता है, क्योंकि माइनर बिल्कुल एजेंट बन सकता है। और 12 में क्या है, 12th पॉइंट में आ गया ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, श्योरिटी ऑफ फॉर अ माइनर एज a shareholder, liability for tort। टॉट के मतलब आप समझ रहे, एक हिसाब से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच बोलते हैं ना, टॉट मतलब ब्रीच। ब्रीच मतलब क्या होता है आपका बर्तन मीनिंग तो ब्रीच मतलब तोड़ना। तो आप गाइस फर्स्ट पोजीशन में आपका दिखाए थे लॉ रिलेटिंग पोजीशन ऑफ माइनर की पोजीशन क्या क्या होता है वो में। अब अगला पॉइंट पर्सन ऑफ साउंड माइंड, आपको 3 पॉइंट उसमें पढ़ना था। आपको फर्स्ट पॉइंट हो गया पर्सन ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड जरूरी है, सेक्शन 12 डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन is said to be of sound for the purpose of making a contract if at the time when he makes it is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to effect upon his interest। देख सकते हैं नीचे आप जो 2 पॉइंट देख रहे हैं, a person visually sound mind, वो पर्सन जो ऑन साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड मैन, में कॉन्टेक्ट यूज ऑफ मतलब हाँ वो क्या है साउंड मैन। अगर वो पर्सन जो साउंड मैन बट ओकेजनली क्या है ऑन साउंड मैन, मे नॉट मेक कॉन्टेक्ट व्हेन इज ऑफ ऑन साउंड मैन। नीचे एग्जांपल दे सकते हैं। 8 नंबर एग्जांपल क्या लिखा है, अ पेशेंट इन अ ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक मतलब आपको पता है, ल्यूनाटिक मतलब पागल होते हैं, क्या होते हैं पागल। हु इज एट इंटरवल ऑफ साउंड मैन मेक कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल।
नीचे एग्जाम्पल नंबर 9 आप देख सकते हैं। A sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of contract for his judgment as the effect of his interest cannot। तो ये रहा आपको पोजीशन ऑफ अनसनमाइंड पर्सन में कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ, वो पॉइंट आप याद करने ला जो मैं आपको ऊपर ही थोड़ा हाईलाइट में आपको लिख के दे रखा है कि आपको देखना पढ़ना आसान हो, इसलिए आप देख सकते हैं। वही जो चीज़ आपको मैं पीछे ये आप देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट जो है ना अब पर्सन यूजली, तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट में दे रखा है कि हाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कहा कि आपको पहले से ना रखें। तीसरा क्या आता है? तीसरा को है कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन। क्या होना चाहिए? डिसक्वालिफाइड पर्सन 20 साइंस माइनर्स हैं। ये जो आपको सीनियर पॉइंट है दोस्तों, ये आपको कौन से साल में आपको ये पूछा गया था कि जो क्या है 3 या 4 मार्च में शायद पूछ रखा था, ये जो डायरेक्ट में पूछा रखा था। तो आपको ये वहाँ पर सीधा सीधा आपको ये याद करके जाना है। तो लिखा है बिसार्स मैनर्स एंड पर्सन अपॉन सर्वन देर आर ऑल्सो अदर पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्टैक्ट पार्शियल और सो द कॉन्टैक्ट बाय सच पर्सन आर पेड। बिल्कुल इनकॉम्पिटेंसी टू कंडक्ट में अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, corporate status, legal status, etc. The following person for the country: foreign sovereigns and ambassador, alumni, corporation, convict, insolvent, etc. तो आपको ये हो गया। तो दोस्तों मैं आपको देख सकते हैं आपको चार्ट में मैं ले चलता हूँ सीधे। ये जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के 3 पॉइंट थे आपको मैं कवर करा दिया, आपको कोई बिल्कुल भी नहीं डाउट होगा। मेरे को पता है कि मैं जिस तरह मैं आपको एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ एग्जांपल देकर और उसके बाद प्रोविज़न जाकर, तो आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो फ्री कंसेप्ट में चलते हैं दोस्तों। फिर हमारा चार्ट के हिसाब से दूसरा आता है अपना फ्री कंसेंट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। फ्री कंसेंट क्या बोला है? कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय। अगर कंसेंट कब फ्री होगा मेरा? जब ये चीज़ मेरे नहीं होगा तो हम क्या मेरा क्या होगा? फ्री कंसेंट। देख सकते हैं कोर्सन है और डिफरेंस है, चार्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है। उसमें आपको कोर्सन में फिर क्या पढ़ना पड़ेगा देख सकते हैं। और कोर्सन, अनडिफरेंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये 4 के आपको इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये चारों को क्या होता है? कंटेंट क्या होता है? वॉइडेबल होता है। कंटेंट क्या होता है? वॉइड होता है। अगर वॉइड आपको नहीं पता हो तो आप ये लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं, जाकर आप फर्स्ट सेकेंड लेक्चर देखना, वहाँ पर आपको अच्छे से मिलेगा, सारे कवर किए गए हैं। और जो मिस्टेक है वो होता कंटेंट क्या होता है? उस वॉइड होता है। और आपको जो मिस्टेक में 2 चीज़ और पढ़ना पड़ता है, बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक में एज टू सब्जेक्ट मैटर, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। दोस्तों चार्ट के हिसाब से आपको बहुत कुछ आपको कवर हो जाता है, ये क्या क्या मतलब आने वाले हैं वो भी आपको पता होता है। यूनिलैटरल में क्या है दोस्तों? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज टू आइडेंटिफाई ऑफ पर्सन। चलिए अब डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन एक एक करके अब चलेंगे। आपको पहले कंसेंट होता क्या है? सेक्शन 30 डिफाइन कर रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 72 में। तो आपको कंसेंट डिफरेंस 2 और मोर पर्सन आर साइड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग द सेम सेंट। 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन दोनों एग्री सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है दोस्तों,
कंसेंट का मतलब वही होता है ना, दो दोस्त ज्यादा पर्सन एग्री क्या होता है, कहाँ पर, जहाँ उसी समान और उसी सेंस में, मीन्स सेम थिंग इन द सेम सेम। आपको नीचे देख रहा होगा। उसके बाद आपको फ्री कंसेंट होता क्या है, तो आपको चार्ट के आधार से तो सारे में आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत होगा ही, हुआ भी नहीं होगा कि हाँ कि लास्ट में जाके मतलब कि चार्ट आपने देखा, ये सब भी इस बात बहुत सारे बात होते हैं, इसलिए मैं आपको स्टडी मतलब सारे एक एक करके दिखा ही रहा हूँ। तो आप नीचे देख सकते हैं definition free consent के, consent is said to be free is not when it is not caused by coercion as defined in section कितना 50 में, और undue section 16, fraud section 70, misrepresentation section 18, mistake subject to the provision, mistake का बताएं किस किस प्रोविजन डिपेंड, सेक्शन 20, 21 एंड 22। तो आपको बहुत सारे अपने पूछा होगा कि 18 के बाद 19 फिर किस सेक्शन में है। तो दोस्तों आपको मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो जैसे जैसे स्टडी मटेरियल में दे रखे ना, तो मैं आपको उसी तरह मतलब चलना चाहता हूँ कि ताकि मतलब आप बाद में ये ना पूछ सके कि हाँ कि आप 18 इधर तो 90 पहले करा दें। ये दोस्तों क्या होता है कि अगर अब ऐसे के साथ चल रहे हैं तो उसी के हिसाब से मैं एक एक करके आपको मैं इसलिए दिखा रहा था। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको आ रहा है पॉइंट एलिमेंट्स बाय ट्रेडिंग फ्री कंसेंट। पहला पॉइंट आपको देखने के लिए मिल गया होगा कोर्सन। कोर्सन होता क्या है, कोर्सन होता क्या है आपको ये बहुत पढ़ना जरूरी है। कोर्सन इज कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट। थ्रेट मतलब क्या होता है दोस्तों, थ्रेट, थ्रेट के मतलब दोस्तों क्या होता है, धमकी। क्या होता है दोस्तों, धमकी, धमकी देना, आपको पता ही होगा। एक्ट फॉरबिडेन बाय इंडियन पिनल कोड और अलाउ फॉर डिटेनिंग, थ्रेटिंग टू detain any property to the prejudice of any person whatever the intention of the causing an person to enter into an agreement। दोस्तों कोर्सन, पहली बात तो आपको कोर्सन को हिंदी में क्या कर दिए, तो धमकी धाक, जो धमकी धाक दिखा के वो कोई एग्जाम्पल दे सकते। मेरे से पहले बोलने से पहले आपको एग्जाम्पल ही दिखा रहा है, एग्जाम्पल ही क्वेश्चन नीचे देख, दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 आप अगर समझ गए तो क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए। देख सकते हैं नीचे वेयर हस्बैंड, सॉरी आपको इफेक्ट ऑफ क्वेश्चन भी आपको मैं बता ही दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल में चलता हूँ ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसान हो। देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय कोर्सन इज द ऑप्शन। आपको चार्ट में दिखाए थे दोस्तों कोर्सन, अनडिफ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, जो ये चार इसका चार जो था, और मिस्टेक 5, तो चार जो मिस रिप्रेजेंटेशन तक था विदाउट मिस्टेक, तो कंटेंट क्या होता था, वॉइडेबल, और मिस्टेक कंटेंट क्या होता है, वॉइड होता है। तो यहाँ देख सकते हैं पहले पॉइंट वही लिखा था, as to the consequence of the rescission of the voidable contract, the party resigning a void contract should, if he has received any benefit thereunder from the other party, the contract restores such benefits of harm as may be capable to the person whom it was received। नीचे देख सकते हैं दोस्तों a person to money has been paid। दोस्तों क्वेश्चन में आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं तो अगर आप सामान भी यानी मनीज भी अगर पैसे पे रखे या कोई सामान डील करे तो आपको पे रिटर्न हो जाएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन ये अपना प्रोविजन लॉ के आधारित बोला गया है। तो नीचे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल नंबर 10 में सॉरी, where husband obtain a release deed from his wife and so on under threat of commit suicide।
The transaction was sites on the ground questions suicide being forbidden by the Indian Protocol the theory of suicide amount. आपको बस खास उतना समझाएंगे सुसाइड वही धमकी देना आपने खास ऐसे कोई एग्जांपल इसमें नहीं दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ से एग्जांपल एक लेके समझा दूँ आपको। दोस्तों मान लो ए ने बी से कॉन्टेक्ट किया और उसने क्या किया कि ये जिस तरह घर है मेरे को 2 लाख में दे दो, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, मैं उसने बंदूक शूट कर दिया उसके सीने पर। उसने बोला है कि देखो जल्दी मेरे को एक घर चाहिए, नहीं तो मैं आपको एक कर दूँगा, शूट कर दूँगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में होता है कि मतलब खुद के बदौलत धमकी धाक देकर पैसे छीनना, अगर उसके बाद में आपको आ गया कि 10 लाख के प्रॉपर्टी आपको 1 लाख में लेना, ये सब चीज़ क्वेश्चन होता है। वहाँ पर क्या होता है कंटेंट वॉइड होता है और क्या होता है जो आपको पैसे लिए गए वो क्या होता है रिटर्न होता है। बिल्कुल, तो आपको ये क्या आएगा था। अगर दोस्तों ये जो इसका जो फ्री कंसेप्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें 5 जो है 5 में से हो सके 2-3 कवर हो पाए, बाकी के फिर अगले वीडियो में आपको तो मिल ही जाएगा। तो दिक्कत अनडिफरेंस आते हैं। अनडिफरेंस होते क्या है अनडिफरेंस दोस्तों सेक्शन 16 आपको डिफाइन किया गया इंडिया कॉन्ट्रैक्ट 1872 में। कॉन्ट्रैक्ट इज said to be induced by undifference where the relationship substituted between the parties such that one of the parties in position to dominant will of others and use that position to obtain an unfair advantage over the other. A person is deemed in position to dominant the will of dominant to the will of another where he holds a real referent authority over the other. ये जो आपका अगर ये तो फिक्स क्वेश्चन आ ही जाता है, बट कभी काल नहीं पूछ रहे। बाकी सारे में ये जो 5 में फ्री कंसेप्ट आपको 5 जो इसमें दे रखा है उसमें से एक आता ही रहता है बार बार। तो जो आपको अगर बोल देता है डिफाइन अनडिफरेंस एंड द पर्सन इज डिफरेंट टू पोजिशन, ये नहीं भी बोला, अगर 5 मार्क पूछ अगर नहीं बोले तो भी आपको ये जो आपको 3 ABC करके देगा वहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसी रिलेशनशिप होना चाहिए। पोजीशन टू डोमिनेंट में क्या क्या होना चाहिए, होल्ड सीरियल अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। फिर इसी रिलेशन होना चाहिए मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन मेंटल कैपेसिटी टेम्पोरली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज illness or mental body status, for example an old retired person। आपको ये सब हो गया दोस्तों। अगले में आपको अनडिफरेंस से अच्छे आगे रख सकूँगा। तब तक लिए आप को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगले वीडियो फिर मिलेंगे और फिर अच्छे से आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो शेयर जरूर करना। टाटा बाय बाय।